तो पहले अपना 5 करोड़ रिकवर करेगा, बाद में अपने अगले इलेक्शन के लिए 5 करोड़ जमा करेगा, फिर कम से कम अपने उसको बंगला भी बनाना है, बच्चे को फॉरेन भेजना है, वाइफ को डायमंड का रिंग देना है, हर एनिवर्सरी पे बड़ी बड़ी ऑडी मर्सिडीज़ गाड़ियाँ देना है, कहाँ से खर्चा आएगा? फ्री का राशन देना आपकी सोच में कि दूसरों का अपाइज करना है कि अगर कोई ज़रूरतमंद को अगर कोई हेल्प हो जाती है टाइम टू टाइम? एक बात आप मुझे बताइए, ज़रूरतमंद को हेल्प आप एक बार बताइए, इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई करप्शन है, सबसे बड़ा घोटाला तो एजुकेशन के नाम पर। दे आर हाईली एजुकेटेड बट वो सबसे बड़े अनपढ़ हैं। 500 रुपये में बिक जाएंगे तो ऐसी सड़कें पाएंगे। और अगर कोई आदमी सर पे टोपी पहनता है, एक आदमी अगर तिलक लगाता है माथे पर, अगर एक साथ बैठता है तो आप उनको कहते हैं कि ये जिहादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है तो आप शुक्रिया बोल के चले जाओगे। मैं कहूँगा तेरा पिछवाड़ा फूला हुआ है तो आपको बुरा लग जाता है। शरीर का अंग ही है ना दोनों की। मैं आपकी आँख की तारीफ कर दूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आँख पे चड्डी नहीं पहनी जाती है ना, मतलब शरीर का अंग है तो शरीर का अंग है तो उसको छुपाया जाता है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। तो इसमें एजुकेशन एक रोल प्ले करता है कि सिर्फ 500 रुपये ही प्ले करता है सब कुछ? 90% तो 500 रुपये ही प्ले करता है। तो नाम इनका स्माइल मिर्ची है, लेकिन मिर्ची विरोधी दल को लगती है इनसे। मैं महाराष्ट्र सरकार को खुलेआम चुनौती देता हूँ, और महाराष्ट्र को सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, सभी सरकारों को चुनौती देता हूँ कि आप ढूंढ के लाइए पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मंदिर जिस मंदिर के बाहर आपको एक भी भिखारी नजर ना आए। देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस टाइम पे तो बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है सबसे ज्यादा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन। ये भिवंडी में आए, भिवंडी गैबी नगर में जो स्माइल कॉर्पोरेटर है स्माइल मिर्ची, तो उनके साथ में, क्योंकि उनके अजीज़ दोस्तों में से ये माने जाते हैं और अक्सर जो है ये आते हैं भिवंडी, तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कुछ ऐसे मुद्दे जो कि भिवंडी शहर को बदल सकते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे जिनकी वजह से जो है भिवंडी काफ़ी पीछे रह गया। तो थोड़ा सा इनकी क्या बनेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही ये दोनों हमेशा चर्चा में रहते हैं, खास करके जो सत्ता में बैठी पार्टी है, जो सत्ता में सरकार है, उनके ऊपर हमेशा निशाना लगाने के लिए, उनके ऊपर जो है जो पॉइंट आउट करने के लिए, क्योंकि जो उनकी गलतियाँ, जो खामियाँ, ये बताने में काफ़ी उस्ताद है। तो विनय दुबे भाई और मोहित शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है भिवंडी शहर में। तो हम शुरू करते हैं विनय साहब से। तो विनय साहब, आप थोड़ा सा बताइए कि भिवंडी शहर आप देख रहे हैं काफ़ी करीब से, क्योंकि आपका हर बार आना जाना होता रहता है। तो जो भिवंडी शहर की जो तकलीफ़ें, भिवंडी शहर की जो हम कहेंगे कि जो एक विकास की जो गति थी वो कहीं ना कहीं रुक गई है, थम सी गई है, तो इसके पीछे का मुख्य कारण आपकी नज़र में क्या है? तो पैसा सबसे बड़ा जो कारण है, पैसा है। लोग पहले जो बजट आता था उसमें लोग काम करते थे, 30% कमीशन खा जाते थे जी। अब 30% काम हो रहा है, 70% लोग खा रहे हैं, क्योंकि चुनाव जो है करोड़ों का हो गया है। सबसे बड़ा जो मैं इसमें खामी पाता हूँ वो यहाँ क्या देश के हर मतदाताओं से मेरे को एक उम्मीद रहती है, 500 रुपये में बिक जाएंगे तो ऐसी सड़कें पाएंगे। तो आपको बदलना पड़ेगा। जब आप तक खुद नहीं बदलेंगे तब तक आप बाहर बदलाव नहीं ला सकते हैं। जो भी स्थिति इस समय भिवंडी हो, चाहे मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ कॉमन चीज़ एक ही है, भाषा अलग है, धर्म अलग है, उसके हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो लोग बिक जाते हैं, मतलब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 500 रुपये के अंदर अगर आप बिक जाओगे तो इसी तरह की सड़कें पाओगे, तो इसमें लोगों को कहीं ना कहीं जो है एक अवेयरनेस, जिसे कि ना कि मेरा आगे का फ्यूचर क्या होगा, या तो फिर एक कैंडिडेट अच्छा चुनने में, और या तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ खींच रही होगी कि उनका जो क्या कहेंगे हम, लिटरेसी जो रेट होता है, जैसे कि एक एजुकेशन है, तो उतना एजुकेटेड नहीं है पब्लिक। सर, एजुकेशन को तो इससे मत ही जोड़ी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज जितने एजुकेटेड लोग हैं ना, वो देखिए देश में किसको बिठा के रखे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो इनको मत करते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मोदी भक्त बन के घूम रहे हैं। मतलब वो देख रहे हैं कि वो आदमी देश को बर्बाद कर रहा है, लेकिन दे आर हाईली एजुकेटेड बट वो सबसे बड़े अनपढ़ हैं। एक लेबर क्लास का बंदा जानता है कि मुझे 300 रुपये दिहाड़ी नहीं मैं कमा पा रहा हूँ। ही इज़ वेल नोन कि मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। बट ये एजुकेटेड लोग, तो ये एजुकेशन का मसला नहीं है। आपकी पढ़ाई कम होने से इसका मतलब आप देश का भविष्य में क्या सही है क्या गलत है ये नहीं तय कर पाते हैं। सबसे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आज आप साफ़ सुथरे छवि कैंडिडेट मार्केट में आते हैं ना, तो हम उनको बेवकूफ़ समझ के साइड कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। आपने सही, अगर 100 फॉर्चूनर लेके मैं अगर 100 फॉर्चूनर लेके डेली 1 महीने तक भिवंडी की सड़कों पे घूमूं, गली गली जाके नारियल तोड़ते रहूं, बर्थडे मनाते रहूं, बड़े बड़े शानदार रंगारंग कार्यक्रम करूं ना, अगला आमदार मैं चुन के आ जाऊंगा। ये गारंटीड बोल रहा हूँ।
लेकिन एक आदमी अगर यहाँ पे काम करता रहेगा ना, लोग उसको गालियाँ देते हैं, अरे क्या पत्थर तुड़वा रहा है यार, तू दिन खराब कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि ये पत्थर टूटेगा तो 10 साल के लिए आराम से आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। और जब हम लोग इस तरह से 200-500 रुपये में देखते हैं, मैं देखा हूँ आज मोहित शर्मा, मैं गारंटी दे रहा हूँ भिवंडी में अगर आज मोहित शर्मा चुनाव लड़ जाए 500 वोट से ज़्यादा नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि ये काम करने वाला इंसान है। ये वही हाल मिश्रा जी का हुआ था बरना, देख लीजिए ना, आप लाइव एग्जाम्पल है। हमेशा वो आदमी लड़ता रहा, समाज को टूटने नहीं दिया, क्या हुआ आखिर में 1600 वोट हो गए। तो कहाँ आप अच्छे इंसानों को कहाँ कदर करते हैं। अगर वही मिश्रा जी 10 करोड़ रुपया लेके बैठे होते, एक आपके घर में कितना 5 वोट है, ले भाई 2500 रुपया तेरा, वो वोट पड़ जाता, मिश्रा जी जीत जाते, वो 10 करोड़ का कम से कम 100 करोड़ रुपया बनाते। जो आदमी 5 करोड़ खर्चा करके जीतेगा वो आपका थोड़ी सड़क बनाएगा, वो पहले अपना 5 करोड़ रिकॉर्ड करेगा, बाद में अपने अगले इलेक्शन के लिए 5 करोड़ जमा करेगा, फिर कम से कम अपने उसको बंगला भी बनाना है, बच्चे को फॉरेन भेजना है, वाइफ को डायमंड का रिंग देना है, हर एनिवर्सरी पे बड़ी बड़ी ऑडी मर्सिडीज़ गाड़ियाँ देना है। कहाँ से खर्चा आएगा? वो आप टैक्स भरोगे ना, तब तो हम मर्सिडीज़ और ऑडी ही करेंगे। वो कौन सा उसका सैलरी आता है? तो इसी में मैं वही पूछना चाह रहा हूँ विनय भाई कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, तो इसमें एजुकेशन एक रोल प्ले करता है कि सिर्फ 500 रुपये ही प्ले करता है सब कुछ? सर 90% तो 500 रुपये ही प्ले करता है। देखिए जब चुनाव आते हैं हम लोग बोलते हैं कि मतदान करिए, किसी को भी करिए बट करिए, पब्लिक ये बोलती है यार साले सब चोर हैं। एक माइंडसेट उनका बना हुआ है कि सब चोर हैं, काहे अपना टाइम बर्बाद करें, अपना काम करो। क्यों अपना जो वोटिंग परसेंटेज है वो 60-70 के ऊपर नहीं जाता, 60 के ऊपर नहीं जाता। बहुत ऐसे एरिया 34-35 पे सिमट जाता है। फिर आप चिल्लाओगे कि 5 साल काम नहीं हो, क्यों होगा काम? 30% जब उनके ही कार्यकर्ता वोट करेंगे, दूसरे वोट ही नहीं करेंगे, तो कहाँ से बदलाव आएगा? और आप इसके लिए नहीं चाहता कि कोई आया नहीं, जब तक माल मिलेगा नहीं अपना भाई हम घर से निकलेंगे नहीं। हमने देखा शाम तक का वेट करते हैं, जब तक कि कोई आएगा नहीं तब तक कि हाँ, ये हकीकत है। जब तक इंडियन अपनी जनता जो है, भारतीय जनता, वो इस तरह से सोचती रहेगी ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 200 साल तक भी हम लोग चप्पल घिसते रहे ना, यही चीज़ रहेगी और हमेशा रहेगी। हम जैसे हरामी लोग जो हैं ना, वो ऐसे आएंगे और धीरे से नेता बन के चले जाएंगे। क्योंकि हम नेता, मतलब एक बात बता रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक नेता की क्वालिटी आपको बता रहा हूँ। जो हरामी नेता होते हैं ना, वो आएंगे इधर उधर से चोरी करेंगे, उसी चोरी में से आपको थोड़ा सा खिलाएंगे, फिर अगले के लिए अपनी तैयारी करके नेता बन के उससे 500-100 गुना बनाएंगे। अडानी साहब आज विश्व के दूसरे नंबर के हैं। अगर सारे लोन्स हटा दिए जाए ना, तो आपसे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा पैसा आपके पास है। अगर वो सारे लोन्स हटा दिए जाए, मोदी जी का दिया हुआ सारा पैसा अगर हटा दिया जाए, उनका जो डेट है वो उससे ज़्यादा, उनके एसेट से ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ, अगर सारे बैंकों के लोन उसमें से उनके प्रॉपर्टी और उनके एसेट से माइनस कर दिया जाए ना, उससे ज़्यादा अमीर मैं बैठा हूँ यहाँ पे। इस्माइल भाई हैं, आप खुद हैं। बट यही है कि सरकार मुझे भी 5-10 लाख करोड़ दे दे, मैं भी विश्व का सबसे अमीर आदमी हो जाऊँ। हरामी से एक बात याद आई मुझे कि आप ना अपने वीडियो में गालियाँ बहुत देते हैं, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा ही मतलब फेमस हो गया है कि माँ की, बहन की, इसकी बहुत आप गालियाँ देते हैं। तो क्यों आखिर, मतलब इतना क्या आपके अंदर आक्रोश भरा, इतना क्या गुस्सा है? और जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो सही लफ्ज़ों में, सही शब्दों में भी बयां किया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं ना सही शब्द वाले सब। अच्छा एक बात बताए, जब आप स्कूल में होते, जब सब पास ही होंगे तो फेल कौन होगा? फिर आप किसको बोलोगे ये फेल हो गया? कोई तो चाहिए ना फेल होने के लिए। मैं बैठा हूँ, वो जो कमी है उसको पूरी करता हूँ। अगर मैं आपको कह दूँ कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, तो आप शुक्रिया बोल के चले जाओगे। मैं कहूँगा तेरा पिछवाड़ा फूला हुआ है, तो आपको बुरा लग जाता है। शरीर का अंग ही है ना दोनों भी। मैं आपकी आँख की तारीफ कर दूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आँख पे चड्डी नहीं पहनी जाती है ना, मतलब शरीर का अंग है, तो शरीर का अंग है तो उसको छुपाया जाता है ना, कहीं ना कहीं तो वो चीज़ है ना। आँखें आदमी खुली रखता है, लेकिन सर आज आप दिल्ली चले जाइए, मैं बहुत छोटा एग्जांपल, आप जो छुपाने की बात कर रहे हो ना, दिल्ली चले जाइए, वहाँ पे हर दूसरा बंदा, मतलब मैक्सिमम सभी लोग हैं, बट हर दूसरा बंदा बहन से शुरू करते हैं, बहन के हथौड़े, और एंडिंग बहन के हथौड़े पे होता है। ये कॉमन लैंग्वेज है। मैं ऑफ कैमरा कितना भी शर्माऊँ, माइक बंद होते अरे साला, ये नॉर्मल है। आप किसको कितना छुपाओगे? लड़कों छोड़ दो, आजकल लड़कियाँ उससे आगे निकल गई हैं। वो तो देखा है, खुद चलाए कितने वीडियोस उसमें। बहुत सारी चीज़ें हैं सर। आज देश बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर गलती से मैं कभी सदन पहुंच गया तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा, कृपया इन सारे शब्दों को संवैधानिक बनाओ, संवैधानिक बता दीजिए। मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसको आप परमानेंटली इसको परमिशन दे दीजिए। थोड़ा यूट्यूब से भी बोलिए कि इन शब्दों के ऊपर जो है एड्स लगाते हैं, नहीं तो वो लोग काट देते हैं। साला हमारी तो बैंड बजा के रखी है उसी को। देखिए हम डरते किसी के बाप से नहीं है, लेकिन चैनल बंद हो जाएगा, फेसबुक बंद होगा, इसके लिए हमने भी सुधार ले लिया।
नहीं तो सुधरे तो हमारे माँ बाप नहीं सुधार पाए तो ये क्या सुधारेंगे। ठीक है, चलो मोहित पे आते हैं। तो मोहित जी, थोड़ा सा आप बताइए कि आप किस नज़रिए से भिवंडी को देखते हैं। अगर आपने देखा है भिवंडी को, आपने घुमा होगा, तो किस नज़रिए से आप देखते हैं, तो और कहाँ पे कमी है अगर भिवंडी के विकास के लिए? देखिए, एक सबसे बड़ा चुनाव होता है बीएमसी का चुनाव। लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है इस चुनाव में, और तब जाके एक कॉरपोरेटर चुना जाता है जनता के बीच से। अगर वो कॉरपोरेटर काम नहीं करता है, ठीक है, तो जनता उससे सवाल नहीं करती, जो सबसे बड़ी समस्या है। वो कॉरपोरेटर भाई ने बताया आपको कि वो कॉरपोरेटर अपना लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके एक चुनाव को बनाता है, और ये जो एक लोगों के बीच में एक सोच बन गई है कि जो नेता होते हैं वो चोर होते हैं, जिसके कारण एक अच्छा प्रत्याशी, एक अच्छा कैंडिडेट जो है जिसको जनता वोट करने नहीं जाती है, वो भी कहीं ना कहीं इन चोर की बस्ती में ही शामिल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक जैसे होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं। अभी आप भिवंडी की बात करते हैं तो भिवंडी से हमारे भाई हैं इस्माइल मिर्ची साहब। तो आप ये देखिए, ये तिलक और टोपी को साथ लेकर चलते हैं, तो नाम इनका इस्माइल मिर्ची है, लेकिन मिर्ची विरोधी दल को लगती है इनसे। तो कहीं ना कहीं वो मिर्ची का कारण क्या है कि ये तिलक और टोपी को साथ लेकर चलते हैं। आज से कुछ दिन पहले एक मामला मुंबई में बड़ा तुल पकड़ा था, महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में बड़ा तुल पकड़ा था कि सड़क पर अजान को लेकर और चालीसा को लेकर पूरा देश में बवाल क्रिएट किया गया था। मैं आज आप एक से एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि आज अगर यहाँ बीजेपी की सरकार बन जाती है तो आज कोई सड़क पे नहीं है चालीसा पढ़ने वाला क्या? आज क्यों नहीं पढ़ते आप सड़क पे चालीसा? क्योंकि आपका काम है जगह जगह लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाना। एक सवाल आपने भाई से पूछा कि गालियाँ क्यों देते हैं, हमसे पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। जब आप संवैधानिक शब्दों को, जब जो सरकार से सवाल करने वाले सवाल हैं, आप उनको पार्लियामेंट के अंदर बैन कर दोगे कि आप प्रधानमंत्री को फेंकू नहीं बोल सकते और तमाम शब्द आप नहीं बोल सकते, तो आदमी को अगर गाली नहीं देगा तो क्या करेगा ये बताइए। देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, और इस टाइम पे तो बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है सबसे ज़्यादा। आप देख रहे हैं अंकिता का मामला हो, जिसको भाई पूरी तरीके से उठा भी रहे हैं, तो तमाम मामले हैं आपके सामने। ये मुंबई जो कि एक देश की आर्थिक राजधानी है, आप भिवंडी में जब जाएंगे, जब भिवंडी की सड़कों पर निकलते हैं तो पता चलता है कि एक घर बिहारी का है तो दूसरा घर उत्तर प्रदेश वाले का है, ठीक है ना। तीसरा घर पता चलता है तो कहीं बाहर से कोई साउथ इंडियन आया हुआ है उसका घर है, एक हिंदू का है तो दूसरा मुस्लिम का है, ठीक है। तो यहाँ एक ऐसा गठबंधन है कि जहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो मैंने भाई से सवाल करके पूछा कि मैंने क्या भाई, जिस टाइम पे लाउड स्पीकर का मामला चल रहा था कि भाई ऐसा कुछ है क्या अपने भी क्षेत्र में, तो भाई बोले कि हमारे यहाँ पर मोहित भाई, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सब लोग हम लोग एक साथ हैं, और हम लोगों को ना तो मंदिर की आरती से दिक्कत है और ना ही मस्जिद की अजान से तकलीफ है, क्योंकि हम लोग तिलक और टोपी को साथ देखना चाहते हैं, इसको कभी अलग नहीं देखना चाहते। कुछ भी लोग हैं जो इस तरह की जो है भेदभाव की और धर्म की राजनीति करते हैं, मतलब एक आम आदमी ये सारी चीज़ें नहीं चाहता। देखिए, आप खुद एक पत्रकार हैं और आप खुद जानते हैं कि इस देश में सबसे ज़्यादा स्तर पत्रकार का गिरा हुआ है, आपको खुद पता है। आप एक्सेप्ट करें या ना करें वो एक आपके अंदरूनी मामला है, लेकिन सबसे ज़्यादा निचला स्तर पत्रकार का इस समय पर। आप एक बात मुझे बताइए, आज क्यों नहीं लग रहे हैं यहाँ पर कोई सड़क पर बैठा हुआ दिख रहा है आपको जो चालीसा पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े? आज क्यों नहीं पढ़ते हैं भाई? सरकार बदल गई इसीलिए नहीं पढ़ रहे आप? ये बताइए ना आप मुझे। आज कोई तो होना चाहिए सड़क पे बैठ के वाला। आज क्या सब कुछ ठीक है यहाँ पर? सब कुछ बराबर चल रहा है? दूसरी बात ये कि जितने भी ये जो हिंदू वाले बनते हैं, अपने आपको हिंदू हितैषी बनते हैं कि मैं हिंदू हितैषी हूँ, मैं हिंदू हितैषी हूँ, भाई साहब आप चले जाइए किसी भी मंदिर पे, मंदिर ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं महाराष्ट्र सरकार को खुलेआम चुनौती देता हूँ, और महाराष्ट्र को सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, सभी सरकारों को चुनौती देता हूं कि आप ढूंढ के लाइए पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मंदिर जिस मंदिर के बाहर आपको एक भी भिखारी नजर ना आए। हर मंदिर के बाहर भिखारी बैठा, मंदिर के बाहर भीख मांगने वाला हिंदू ही होगा, मुसलमान नहीं होगा। तो क्या किया है आपने हिंदुओं के लिए? आपने हिंदुओं के बच्चों का रोजगार छीना, ठीक है, आपने उनसे शिक्षा छीनी, कलम के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। तो आप क्या उम्मीद लगाते हैं इस देश से कि इस देश का आने वाला भविष्य क्या होगा? और अगर कोई आदमी सर पे टोपी पहनता है, एक आदमी अगर तिलक लगाता है माथे पर, अगर एक साथ बैठता है, तो आप उनको कहते हैं कि ये जिहादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं। अरे भैया, आप कौन से देशभक्त हैं ये बताइए ना? जो देश को भेंक रहे हैं वो देशभक्त हैं आप क्यों? आज इस देश के अंदर महाराष्ट्र का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसकी पूरे देश पे नज़र रहती है। कहीं ना कहीं यह सरकार गिराई गई नेताओं के ऊपर एक दबाव बनाकर, नेता मंत्रियों को खरीदा गया। जो सबसे बड़ा हथियार है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, रॉ, सरकार इनका दुरुपयोग कर कर यहाँ पर सरकार को बनाया। उसके बाद में आज जो बीएमसी का चुनाव है,
कोशिश ये लोग ये कर रहे हैं कि जो उद्धव ठाकरे जैसे लोग हैं, जो तमाम पार्टियों के जो विपक्ष के जो यहाँ पर मजबूत लोग हैं, उनको कैसे भी करके कमज़ोर कर दिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए। और जिस प्रकार से इस्माइल मिर्ची भाई जो है लगातार जनता से जुड़े रहते हैं, जिस कारण मैंने आपको बोला भी कि विरोधी को भी बहुत मिर्ची लगती है। नाम भले इनका है इस्माइल मिर्ची, लेकिन विरोधी ज़्यादा इनसे मिर्ची लगाते हैं। वही लगाते हैं ना दूसरों को मिर्ची है, उनका नाम ही वही ना। नहीं, कोशिश लोग ये भी करते हैं कि इनकी टिकटें भी कटें, इनको टिकट पे ना लड़ाया जाए, क्योंकि भाई ये एक जीत वाला प्रत्याशी है। जो जीतता है तो जनता के बीच में काम करता है। वो ये नहीं देखता, अगर राशन की थैली हाथ में तो ये नहीं देखता है कि भैया हिंदू है या मुस्लिम है। पहली बात तो राशन ये बांटते भी नहीं है और राशन बांटने की सोच भी नहीं रखते। इनकी सोच है कि एक रिक्शा चलाने वाले को 50,000 की नौकरी दे, ताकि उसका बेटा अपने घर में तो राशन ला ही सके और बिजली पानी का बिल भी भर सके, साथ में दूसरे का भी परिवार चला सके। तो ये किसी को अपाइज नहीं करते हैं फ्री का राशन देके, उसके बच्चे को रोजगार देकर उसके घर को भी चलाने का काम करते हैं, साथ ही साथ वो दूसरे के परिवार को भी चलाता है। मतलब फ्री का राशन देना आपकी सोच में कि दूसरों का अपाइज करना है कि अगर कोई ज़रूरतमंद को अगर कोई हेल्प हो जाती है टाइम टू टाइम। एक बात आप मुझे बताइए, ज़रूरतमंद को हेल्प, आप एक बात बताइए, इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई करप्शन है, सबसे बड़ा घोटाला तो एजुकेशन के नाम पर है। जितने भी तमाम रिजल्ट्स निकलते हैं उनमें आप SSC GD का हो, UPSC का हो, तमाम हो, नीट का हो, सब में धांधली होती है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपको बिजली पानी फ्री जो है, ठीक है ना, ये ना देकर अगर आपके किसी के पिताजी हैं जो रिक्शा चलाते हैं, उनके बेटे ने एग्ज़ाम दिया कोई, उसमें सरकारी नौकरी लग गई उनकी, तो उसका बेटा क्या, आपको ये बताइए, 1200 रुपये का बिजली का बिल और 5,000 का पानी का बिल नहीं दे सकता अगर वो 50,000 की नौकरी कर रहा है? ये बताइए उसको क्या ज़रूरत है फ्री के राशन की? अरे वो खुद भी राशन ला सकता है, आपको भी खिला सकता है, तो आप उसको रोजगार दीजिए ना। मोहित जी, पढ़ाई लिखाई जो होगी ना वो एक टर्म का विषय है कि समझो 4 साल बाद 5 साल बाद पढ़ लिख के जो है अपने देखिए, आज मुझे भूख लगी है तो उसका मैं क्या करूँगा ना, आप ये तो समझिए ना। नहीं, आज अगर आपको भूख लगी है तो आप एक बात मुझे बताइए, सरकार कोई एहसान करती है कि हमारे ऊपर राशन देके? हाँ, ये अपनी जगह पे है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, नहीं, आप मुझे, सरकार कोई एहसान करती है? नेता मंत्री खूब गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, हम राशन दे दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तुम्हारे बाप का पैसा था जो दे दिया तुमने, हैं? हम लोग टैक्स देते हैं, तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है ये बताओ। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के लोग नेताओं को फूलमाला पहनाते हैं, हम जैसे लोग नेताओं को जूते की माला ना पहनाएं।